प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 ईस्वी में भारत के सत्ता और शक्ति के सर्वोच्च केंद्र प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं और तब से वे लगातार इस सर्वोच्च पद पर बने हुए हैं और भारतीय शक्ति के सबसे बड़े स्रोत उनके हाथ में हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र के सत्ता में शक्तिशाली बने हुए हैं, तब से अमित शाह भी सत्ता और शक्ति के मामले में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। भले ही 2014 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वे सरकार में शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निकटता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण वे शक्ति के मामले में अपना दूसरा स्थान रखते थे। इस दौरान इस अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने न सिर्फ केंद्र में अपनी सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की है, अपितु विभिन्न राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का तेजी से विस्तार किया है और इस समय भारत के 20 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में या तो बीजेपी का प्रत्यक्ष शासन है या फिर इनके नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार है। सत्ता में और शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर लगातार बने रहने से अब इन्हें इसकी लत सी लग गई है और इस लत को देखते हुए ये भविष्य में भी सत्ता और शक्ति के सर्वोच्च पद पर बने रहें। इसे लेकर ये तरह तरह के तिकड़म करते रहते हैं और इस तिकड़म के अंतर्गत इन्हें अपने परंपरागत मतदाता सवर्णों का भी ध्यान नहीं रहता है और अपने ही मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनका भी ध्यान नहीं रहता है। इस हाल में यूजीसी के द्वारा जो नए नियमन बनाए गए, जिसमें सवर्णों को सिर्फ प्रताड़ित होने के लिए छोड़ दिया गया, वह कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं कि यह जोड़ी अब सवर्णों और योगी आदित्यनाथ दोनों को अपने रहमो कर्म पर रहने के लिए या बीजेपी के इस शक्तिमान जोड़ी के अनुचर बने रहने की सोच रख रहे हैं। इस सोच के तहत भले ही यूजीसी ने यह नया नियमन लाया जिसमें सवर्णों को अपील करने तक का कोई अधिकार नहीं दिया गया, वह एक सोची समझी चाल हो सकती है कि इन्हें लगा हो कि सवर्ण मतदाता जाएंगे कहाँ। अगर वे दूसरी जगह जाना भी चाहें तो उन्हें कोई स्थान मिलने वाला नहीं है और फिर तब थक हार कर बीजेपी के ही पक्ष में मतदान करने को विवश हो जाएंगे और अगर यूजीसी के इस नए नियमन से विदक भी गए तो फिर ओबीसी का एक बड़ा वर्ग उनके पक्ष में आ जाएगा जो इसकी भरपाई कर देगा और इसके तहत जब वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तब फिर इसी आधार पर कि इस नए यूजीसी के नियम की वजह से ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत हुई है, उन्हें भी मुख्यमंत्री के पद से चलता कर दिया जाएगा। कहने को यूजीसी ने इसे लाया है, लेकिन यूजीसी ने क्या इसे अकेले लाया है? यह तो केंद्र सरकार के एक विशेष समिति के द्वारा लोकसभा से पारित होने के बाद आया है, तो यह समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो वहाँ सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद पर है, उनके आंखों से यह नहीं गुजरा हो, यह तो कदापि संभव नहीं है। ऐसे में उनकी सहमति से ही यह किया गया हो और वे यह मानकर बैठे हुए हों कि सवर्णों की तो यह नियति ही है कि वह थक हार कर बीजेपी के पक्ष में ही आ जाएगी।
लेकिन अब सवर्णों ने इस मामले को लेकर उनकी ही नियति तय कर दी है। जैसे ही यूजीसी ने यह नया नियम बनाया, वैसे ही सवर्णों ने संवैधानिक दायरे में रहते हुए इसका विरोध करना शुरू कर दिया और उत्तर प्रदेश में यह विरोध पूरे चरम पर था और संवैधानिक व्यवस्था के तहत यह सारा काम चल रहा था। सवर्णों का यह आंदोलन इतना तेज था कि कई सवर्ण पदाधिकारियों ने अपनी अपनी नौकरियां त्याग दी, ठीक वैसा ही जैसा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीयों ने अंग्रेजों के चंगुल से भारत को मुक्त कराने के लिए अपनी नौकरियां कुर्बान कर दी थी। तब जब यह मामला सवर्णों ने सड़क से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक में संवैधानिक दायरे में रहते हुए पहुंचा दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने न सिर्फ इस यूजीसी के नए नियमन को स्थगित कर दिया, अपितु उन्होंने केंद्र सरकार की इस जोड़ी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार को भी एक हलफनामा दायर करने के लिए बाध्य कर दिया कि वह मार्च 19 तक एक हलफनामा दायर कर बताएं कि ऐसा प्रतिगामी कदम उठाने के पीछे उनकी क्या सोच है। भले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद सवर्णों को उकसाने वाले कारनामे बंद नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में एक फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर विवाद हो गया। अब जरा समझिए कि केंद्रीय सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष और उसके सदस्य किसके निर्देश पर बनते हैं और कौन बन सकते हैं, या किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो यह समझा जा सकता है कि जिसे पंडित शब्द का अर्थ मालूम नहीं, वह घूसखोर पंडित टाइटल की स्वीकृति देता है, तो इसके पीछे कहीं न कहीं इस जोड़ी का एक प्रमुख हाथ है। उतना ही नहीं, अभी हाल में उत्तर प्रदेश में हुए दरोगा की बहाली को लेकर एक प्रश्न पूछा गया, जिसमें एक प्रश्न यह था कि अवसर के साथ बदलने वाले को क्या कहते हैं, और इसके विकल्प के रूप में अवसरवादी, सदाचारी आदि विकल्पों के साथ एक विकल्प पंडित को भी जोड़ दिया गया। अब इस पंडित शब्द को जोड़ने के पीछे इस प्रश्न में क्या उद्देश्य छिपा हुआ है? क्या यह जानबूझकर सिर्फ सवर्णों को भड़काने के लिए किया गया? तो किसके इशारे पर किया गया? योगी आदित्यनाथ का तो इसमें हाथ हो नहीं सकता, क्योंकि एक तो वे स्वर्ण हैं और दूसरे कि उन्होंने इस मामले पर खुलकर कह दिया कि जिसने भी ऐसा किया है उस पर बुलडोजर गिरना तय है। योगी आदित्यनाथ को हटाने के पीछे इस जोड़ी का हाथ हो सकता है, यह इस बात से भी दृष्टिगोचर होता है क्योंकि जब वर्ष 2022 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब मीडिया में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच टकराहट की खबरें प्रमुखता से छपती थी। हालांकि तब योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में बुलडोजर और विकास के अन्य पैमाने पर उत्तर प्रदेश को खड़ा उतार कर अपनी कुर्सी बचाने में सफलता प्राप्त कर ली थी, लेकिन यह जोड़ी अभी भी उसके विरुद्ध चाल चल रही है। अब 19 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी हल्फनामा देगी, तब उसके ऊपर अब दुधारी नहीं बहुधारी तलवार लटकने लगी है। पहला तो यह कि अगर वह सवर्णों के विरुद्ध में जाकर यूजीसी के इस नए नियमन के पक्ष में अपना हलफनामा दायर करती है, तो जिस प्रकार से सवर्णों ने अपना आंदोलन
इस नियम के लागू होते ही प्रारंभ कर दिया था वह दोबारा शुरू हो जाएगा। और यह जोड़ी अच्छी तरह से समझती है कि सवर्णों का विरोध का मतलब क्या होता है। एक समय जब इसी जोड़ी की वजह से जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर एक नया नियमन दिया था कि उसमें तत्काल जब तक कि यह स्थापित नहीं हो जाता है कि मामला SC/ST के उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, तो इस कानून को ही बदल दिया था, उस निर्देश को टलवा दिया था। तब सवर्णों ने जो विद्रोह किया था तो उसमें कम से कम बीजेपी को 2 राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुर्सी गंवानी पड़ी थी और कई अन्य राज्यों के चुनाव में भी बीजेपी के ऊपर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। और बीजेपी के किए इस कृत्य के प्रति उत्पन्न सवर्णों का यह रोष तब जाकर शांत हुआ जबकि इस जोड़ी के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार ने EWS का एक नया नियम आरक्षण का जोड़ दिया था। और अगर अब केंद्र की सरकार जो इस जोड़ी के ही निर्देश पर चलती है वह सवर्णों के विरोध में अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को दाखिल करती है, तो फिर OBC जिसे इस UGC के नए नियमन से भस्मासुर बनाकर ताकत प्रदान किया था इस जोड़ी ने, वही इसे भस्मीभूत करने के लिए तत्पर हो जाएगा। तीसरा यह कि अगर वह UGC के इस नए नियमन को बनाए रखने के पक्ष में हलफनामा दायर करेगा तो सुप्रीम कोर्ट का वह निर्देश जिसमें उसने इसे प्रतिगामी कदम बताया था वह एक बड़ा बवाल खड़ा कर देगा और फिर आरक्षण तथा चुनाव में लोक लुभावन वायदे करने जैसे कृत्य जिसके बल पर बीजेपी लगातार सत्ता में बनी रही है और अपना विस्तार करते हुए चली जा रही है, उस पर भी अंकुश लगना प्रारंभ हो जाएगा। और चौथे योगी आदित्यनाथ भी अपना हथियारों का धार तेज करने में जुट गए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कहीं न कहीं यह जोड़ी आगामी 2027 ईस्वी के विधानसभा चुनाव में उनके साथ खेला कर सकती है। और इस खेल को उन्होंने अभी से ही समाप्त करने का मन बना लिया है। समाप्त करने क्या, इसे शुरू ही नहीं होने देने के प्रयास में जुट गए हैं। कानून और न्याय व्यवस्था तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना बुलडोजर चलाकर सुदृढ़ कर ही दिया है। अब विकास के अन्य पैमानों पर भी उन्होंने उत्तर प्रदेश को अच्छे स्थान पर ला दिया है और अब विदेश जाकर कई नियोक्ताओं को भी उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं, जिससे लोगों को यह लगने लगेगा कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ हवाई बातें ही नहीं करते हैं बल्कि धरातल पर लोगों के लिए काम भी करते हैं। और तब उस स्थिति में जब बीजेपी वहां चुनाव जीतेगी तो सत्ता की कुर्सी से योगी आदित्यनाथ को हटाना इनके लिए संभव नहीं हो पाएगा और उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। इसके अलावा एक और बात है, मार्च 19 में जब वह अगर इस UGC के नए नियमन के पक्ष में अपना हलफनामा दायर भी करती है तो भारत में संविधान के अंतर्गत एक तो समता का अधिकार प्राप्त है और दूसरे लंबे समय से चले आ रहे IPC के धारा 153 में जो अब बदलकर भारतीय न्याय संहिता बन गई है उसकी धारा 196 में यह बात स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि किसी भी जाति चाहे वह स्वर्ण ही क्यों नहीं हो उसके विरुद्ध सिर्फ प्रताड़ना वाले कोई कानून हमारे देश में लागू नहीं होगा और हरेक व्यक्ति को अपना बचाव करने का अधिकार रहेगा। और न सिर्फ बचाव करने का अधिकार रहेगा बल्कि सवर्णों के प्रति भी अगर कोई इस प्रकार दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्य करेगा तो उसे भी
1 साल तक की कैद और जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। अब इस कानून के रहते हुए जब तक संविधान के इस समतामूलक नियम पर बदलाव नहीं लाएगा या बीएनएस के धारा 196 में बदलाव नहीं लाएगा, तब तक कोई भी सवर्णों के विरुद्ध ऐसे कानून लागू नहीं कर पाएगा। और इस जोड़ी की भी यह हैसियत नहीं है कि वह संविधान के समतामूलक दृष्टिकोण पर बदलाव ला सके। एक तो संसद में विरोध का सामना करना पड़ेगा और दूसरे, अगर संसद से अपने बहुमत के बल पर इसे पास भी करा देता है तो भी सुप्रीम कोर्ट, जिसे संविधान की मौलिक भावनाओं के रक्षा करने का अधिकार है, वह इसे निरस्त कर देगा। और तब इस जोड़ी को आगे क्या करना है यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और यह सब कुछ तय हो जाएगा 19 मार्च के उसके हलफनामे से।